नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सेन एमके स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये चैनल संपूर्ण राजस्थान सामान्य ज्ञान को अध्यायवार पाठकों के समक्ष उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। जब हम राजस्थान सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि फिर राजस्थान अस्तित्व में कहां से आया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारे अनेक प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें भी उल्लेख किया गया है। जैसे विष्णु पुराण ये बताता है कि पहले महाप्रलय हुआ और उस समय विस्फोट हुआ और तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक वैसे ही बेल्जियम के प्रसिद्ध खगोलज्ञ जॉर्ज लेमेत्रे जॉर्ज लेमेत्रे ये बेल्जियम के प्रसिद्ध खगोलज्ञ थे। मूल रूप से ये रोमन कैथोलिक पादरी और वैज्ञानिक थे। इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षवाद के आधार पर महाविस्फोट एवं बिग बैंग थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि 20 अरब वर्ष पूर्व 20 अरब वर्ष पूर्व 20 अरब वर्ष पूर्व आदिकालिक पदार्थ से निर्मित आग के गोले में महाविस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट के तहत ब्रह्मांड, सूर्य एवं तारों की उत्पत्ति हुई। ये महाविस्फोट कोई परमाणु विस्फोट की तरह नहीं था, बल्कि आदिकालिक जो आग का गोला था उसके जो अणु थे वो बिखर गए। तब से लेके आज तक ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। इसी विस्तार के क्रम में, इसी प्रसार के क्रम में 5 अरब वर्ष पूर्व इसी प्रसार के क्रम में 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का अभ्युदय हुआ। पृथ्वी अस्तित्व में आई। जब पृथ्वी अस्तित्व में आई तो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी तप्त गैसें थी। उन गैसों को ठंडा होने में वर्षों लग गए और जब वो गैसें ठंडी हुई तो काफी वर्षों तक बरसात हुई, जिससे पृथ्वी का अधिकांश भाग है वो जलमग्न हो गया। यही कारण है कि पृथ्वी के 71% भाग पे जल है। और 29% भाग पे स्थल है। इस तरह पहले जीव का विकास जल में हुआ और उसके बाद में स्थल में हुआ। पहले सभी महाद्वीप, पूरा जो स्थल था वो एक ही महाद्वीप में था, जिसे सामूहिक रूप से पेंजिया नाम दिया गया था। पेंजिया। और इसके चारों ओर एक महासागर था जिसे नाम दिया गया था पैथालाना, पैथालासा। मतलब ये पूर्व प्रशांत महासागर ही था। तब चारों तरफ से ये पेंजिया पैथालाना से घिरा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी धरातल के अंदर हम जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। सामान्यतः 32 मीटर अंदर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार पृथ्वी धरातल से हम आकाश की तरफ जाएं तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान की कमी होती है, जो समताप मंडल तक जाके स्थिर हो जाती है।
समताप मंडल का तापमान समान रहता है। तो इसी तरह पृथ्वी धरातल के अंतर्गत उच्च ताप एवं उच्च दाब की वजह से चट्टानों में क्या होता है, विस्थापन होता है। जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेता अल्फ्रेड वेगनर अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि महाद्वीप भी है वो टूटते हैं, विखंडित होते हैं। इसी वजह से जो पेंजिया महाद्वीप था उसमें भी विखंडन हुआ, वह भी टूटा और वह दो भागों में बंट गया। एक उत्तर की तरफ अंगारा लैंड है, इसे यूरेशिया भी कहा जाता है, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में 33 सागर रह गया। जब ये दोनों उत्तर और दक्षिण की तरफ अलग अलग हुए तो इन दोनों के बीच में 33 सागर 33 सागर था। कुछ समय बाद में गोंडवाना लैंड का कुछ हिस्सा टूट के उत्तर की ओर खिसका। कालांतर में 33 सागर में अनेक नदियों द्वारा अवसाद एवं तलछट लाके जमा कर दिए गए और 33 सागर पूरी तरह अवसादों से पाट दिया गया। इसी 33 सागर में राजस्थान का अधिकांश जो थार का मरुस्थल का अभ्युदय हुआ 33 सागर में, इस थार के मरुस्थल में ही राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। राजस्थान उस थार का मरुस्थल जो 33 सागर से अस्तित्व में आया उसी में लगभग इसका अधिकांश भाग स्थित है। अब आज भी हमारे राजस्थान में 33 सागर के अवशेष हैं वो देखे जा सकते हैं, जैसे खारे पानी की झीलें, अवसादी चट्टानों की बहुलता, जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, आकलवुड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर में, ये आज भी 33 सागर के अवशेष हमारे राजस्थान में मौजूद हैं। पश्चिम थार का मरुस्थल और उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग ये 33 सागर के अवशेष है। तो अरावली पर्वतमाला, अरावली और दक्षिण पूर्व पठारी भाग, दक्षिण पूर्व पठार जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, ये मालवा के पठार का ही भाग है। ये दोनों राजस्थान में गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष राजस्थान में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से 33 सागर में थार के मरुस्थल का उदय हुआ और उस थार के मरुस्थल में राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। अब हम ये जानेंगे कि पृथ्वी का अभ्युदय हो गया, 33 सागर में थार का मरुस्थल का अभ्युदय हो गया, तो विश्व में हमारा राजस्थान कहां है? हमने देखा है कि ग्लोब में उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों को मिलाने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची हुई, जिन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम तक मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो भी ग्लोब में हम देखते मौजूद हैं, उन्हें कहा जाता है अक्षांश। तो विश्व में कोई भी जगह, कोई भी स्थान कहां स्थित है उनको हम अक्षांश और देशांतर के आधार पर ही जान सकते हैं। ग्लोब में उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो है देशांतर, और कुल
360 देशांतर है, 360 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री जो देशांतर है ग्रीनविच के पास से गुजरता है, ग्रीनविच इंग्लैंड के पास से गुजरता है। ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय है। ग्रीनविच देशांतर के 180 देशांतर पूर्व की ओर है और 180 देशांतर पश्चिम की ओर है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर करीब करीब 111.32 किमी है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी जो भूमध्य रेखा पर है वो 111.32 किलोमीटर है। जैसे जैसे ये उत्तरी या दक्षिण ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, इनके बीच में दूरी कम होती जाएगी और ये ध्रुव पर जाके आपस में मिल जाएगी। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है और भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। तो जैसे जैसे हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो हर देशांतर पर 4-4 मिनट जोड़ते हुए हम चले जाएंगे। इसी प्रकार 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उसके पश्चिम की तरफ हम बढ़ेंगे तो हर एक देशांतर पर 4-4 मिनट है वो घटाते चले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि भारत का जो मध्यमान देशांतर है, क्योंकि कोई भी देश है वो अपने मध्यमान देशांतर को मानक समय इसलिए मानता है ताकि उनके समय में एक रूपता बनी रहे। तो भारत का जो मध्यमान जो देशांतर है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर। ये नैनी के पास से गुजरता है, उत्तर प्रदेश में, नैनी, यूपी। उत्तर प्रदेश में नैनी के पास से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारत का मानक समय है वो गुजरता है। क्योंकि यह भारत का मध्यमान देशांतर है इसलिए इसको मानक समय माना। तो अब हम देखते हैं कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो 82 डिग्री 5 गुणा 4 बराबर 330 मिनट। क्योंकि हर एक देशांतर पे 4 मिनट का, तो अपना मानक जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय है उससे अपना समय कितना 330 मिनट आगे, मतलब 5 घंटा 30 मिनट का समय हमारा 0 डिग्री जो देशांतर है ग्रीनविच के पास से उससे आगे। इसी प्रकार अक्षांश जो है 0 डिग्री जो अक्षांश है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, इसे विषुववृत्त रेखा। तो इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण जो अक्षांश है मकर रेखा। इस प्रकार अक्षांश तो समय को तय करते हैं और जो देशांतर समय को तय करते हैं और अक्षांश है वो ऋतुएं बताते हैं। जब सूर्य उत्तरायण में होता है कर्क रेखा पर तो उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी अक्षांशों में सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। और जब सूर्य दक्षिण में चला जाता है मकर रेखा पर तो उत्तर में सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। इस तरह से अक्षांश और देशांतर है वो समय और ऋतुओं को तय करते हैं। अब ये देखते हैं कि भाई हमारा राजस्थान कहाँ है। राजस्थान का हम अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देखें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 1-2 उत्तरी अक्षांश,
अक्षांश, और देशांतर 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। इन में राजस्थान स्थित है, मतलब विश्व में जो ग्लोब है भूमंडल का, उसमें राजस्थान इन देशांतरों के मध्य, इन अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम में 9 देशांतरों का अंतर है। कितने का है? 9 देशांतरों का। तो 9 गुणा 4 बराबर 36 मिनट। मतलब जैसलमेर और धौलपुर के समय में एक्चुअल हम देशांतर के आधार पर देखें तो 36 मिनट का अंतर है। 36 मिनट पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है, उसके बाद में जैसलमेर में होता है। इसी प्रकार हम देखें कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर के दक्षिण से और बांसवाड़ा के ठीक मध्य से कर्क रेखा है वो गुजरती। बांसवाड़ा जो शहर है वह राजस्थान में कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजस्थान का यदि कोई शहर है तो वह है बांसवाड़ा जिला मुख्यालय। भारत की बात करें तो वह है अगरतला। इस वजह से बांसवाड़ा में कर्क रेखा मध्य से गुजरने पर बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें क्या सीधी पड़ती हैं, और जैसे जैसे उत्तर की तरफ हम बढ़ेंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस तरह गंगानगर में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ेंगी। अब इन कर्क रेखा की दूरी की बात कई बार साथी हैं वो पूछ लेते हैं, कई जगह कोई किताबों में मेरी फ्रेंड से या कहीं नेट पे इसकी कर्क रेखा की दूरी है वो 85 किलोमीटर दी हुई मिलती है। कई लोगों को वो पूछते हैं कि साहब 34 किलोमीटर है राजस्थान में दूरी या 85। तो हालांकि ये कोई कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इतना जरूर पूछा जा सकता है कि किन जिलों से गुजरती है, सर्वाधिक कर्क रेखा किस जिले में गुजरती है। लेकिन ये एक सामान्य जानकारी के लिए हम देखते हैं कि भाई बांसवाड़ा का हम जब विस्तार देखें तो बांसवाड़ा 74 डिग्री से 74 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो मैंने पहले डिस्कस अपने किया था कि देशांतर के बीच में दूरी क्यों, वो ये क्लियर करने के लिए ही किया था। अब हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य कितनी दूरी है? 111.32 किलोमीटर। तो उत्तरी ध्रुव की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो उसमें दूरी कम होगी। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहां तक आते आते एक देशांतर के दूसरे देशांतर के बीच में करीब 100 किलोमीटर की दूरी होगी अंदाजन। तो आप देखिए कि बांसवाड़ा का जो विस्तार है वो 74 डिग्री से 74 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर के मध्य है। मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में राजस्थान तक आते आते हम मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी है। तो टोटल बांसवाड़ा में ही कुल 47 किलोमीटर दूरी हुई है। तो 85 किलोमीटर कहां से हो सकती है? बांसवाड़ा के हम नक्शे का अवलोकन करें तो बांसवाड़ा का नक्शा ठीक ऐसे ऐसा नक्शा है बांसवाड़ा। तो ज्यादा अधिकतर हम बात करें तो इस सिरे के यहां तक 47 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन बांसवाड़ा के ठीक मध्य से यहां से कर्क रेखा यहां से गुजरती है, यहां से। तो ये दूरी तो और कम हो गई ना। टोटली पूर्व से पश्चिम तक दूरी बांसवाड़ा की 47 किलोमीटर, तो बताइए 85 किलोमीटर कहां से होगी? तो ये दूरी तो इनसे और ही कम हो गई। तो इसलिए करीब 28
किमी जो है कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा। खैर ये अपने सामान्य जानकारी के लिए हम दिया था, ऐसा कोई दूरी वाला या किलोमीटर कितनी दूरी है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाने योग्य नहीं है। तो इस तरह से ये था एक कर्क रेखा वहां से गुजर रही। अब हम राजस्थान का विस्तार देखें, क्षेत्रफल देखें, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किमी। मतलब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है वो राजस्थान में। उसके बाद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान। तो राजस्थान बहुत विशाल है। जहां विश्व के देशों से हम राजस्थान की यदि तुलना करें तो राजस्थान इजराइल से 16 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, 5 गुना। इंग्लैंड से दुगुने से भी बड़ा है। इंग्लैंड जिसने विश्व पे राज किया उससे भी दुगुने से बड़ा है राजस्थान। इटली, पोलैंड, से बड़ा है राजस्थान, और जापान से कुछ ही छोटा है। यह है राजस्थान का क्षेत्रफल। अब राजस्थान है वो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी आकृति है वो विषमकोण चतुर्भुज की। राजस्थान का नक्शा है वो पतंग आकार का सा है। जैसे टोंक जिले का नक्शा है ठीक वैसे ही मिलता जुलता नक्शा है। तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। यहां कोणा गांव है श्री गंगानगर का, और यहां है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा का। ये लंबाई है 826 किलोमीटर। यहां धौलपुर का सिलोन गांव है, सिलोन, और यहां पर जैसलमेर का कटरा। यहां तक से पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की लंबाई है 869 किलोमीटर। यह है राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। याद करने का सामान्य से है, ये 3 शब्दों के 3 शब्द है, 3 अक्षरों का शब्द है, बस मिला दिए फिर वो मिल जाएंगे। ये अलग अलग अपने दिमाग में सेट करने की ट्रिक्स है, इसको कोई। तो ये था राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार। अब हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का क्षेत्रफल हम बता चुके। अब इनकी सीमाओं की बात करें तो राजस्थान की जो कुल सीमा है वह है 5,920 किलोमीटर सीमा है, कुल सीमा। इसमें से 1,070 किलोमीटर राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रखती है रेड क्लिफ रेखा। सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की थी, इसलिए भारत पाक की जो सीमा है वो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। तो राजस्थान की जो 1,070 किलोमीटर जो सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, और वो लगती है पाकिस्तान से। ये 1,070 किलोमीटर सीमा श्री गंगानगर के हिंदू मलकोट से शुरू होकर बाड़मेर के शाहगढ़ तक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जिसमें गंगानगर की 210 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान से।
बीकानेर की 168 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान से। जैसलमेर की 464 किलोमीटर सीमा लगती है और बाड़मेर की 228 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाक से लगती है। पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक जो नजदीक जिला मुख्यालय है वो है गंगानगर और सर्वाधिक जो दूर जिला मुख्यालय है वो है बीकानेर। इसी प्रकार पाकिस्तान के दो प्रांत हैं, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। इन दो प्रांतों की सीमा है वो भारत से लगती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के तीन जिले बहावलपुर, मीरपुर, खैरपुर खास, मीरपुर खास और खैरपुर, इन तीनों जिलों की सीमा है वो भारत से लगती है, जिसमें सर्वाधिक जो पाकिस्तान के जिले की सीमा लगती है वो लगती है बहावलपुर की और सबसे जो कम सीमा लगती है वो लगती है खैरपुर। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के अन्य प्रांतों से, राज्य के जो अन्य देश के जो अन्य स्टेट है उनसे जो सीमाएं लगती है उनकी। तो राजस्थान की पंजाब से सर्वाधिक कम सीमा लगती है, पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। पंजाब से राजस्थान के दो जिलों की सीमा लगती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की। सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो श्री गंगानगर की लगती है और सबसे कम जो सीमा लगती है वो हनुमानगढ़ की लगती है। पंजाब सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय जो राजस्थान का है वो है श्री गंगानगर का और दूर है वो है हनुमानगढ़। उसी प्रकार से पंजाब के फिरोजपुर और मुक्तसर दो जिलों की जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है। अब बात करते हैं हम हरियाणा। हरियाणा से राजस्थान की 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। हरियाणा बॉर्डर पर राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर इन जिलों की सीमाएं हैं वो हरियाणा से लगती है। सर्वाधिक जो सीमा हरियाणा से लगती है वो लगती है हनुमानगढ़ की और सबसे कम जो सीमा हरियाणा से लगती है वो लगती है जयपुर की। हरियाणा सीमा के सर्वाधिक नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय और सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय हरियाणा सीमा से है वो है जयपुर जिला मुख्यालय। इसी प्रकार हरियाणा के जो जिले हैं जिसमें मेवात, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद इन जिलों की जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है। अब बात करते हैं अगला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी से राजस्थान की 877 किलोमीटर सीमा लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। उत्तर प्रदेश सीमा पर राजस्थान के दो जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो भरतपुर जिले की लगती है, वो कम जो सीमा लगती है वो है धौलपुर। उत्तर प्रदेश सीमा के सर्वाधिक नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो भरतपुर जिला मुख्यालय है और दूर है वो धौलपुर जिला मुख्यालय। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा दो जिलों की सीमा है वो राजस्थान से लगती है। अब है मध्य प्रदेश।
एमपी। एमपी से राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है और वो लगती है 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश सीमा पर जो राजस्थान के जिले हैं वो है धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। इन जिलों की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो लगती है झालावाड़ जिले, और सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है भीलवाड़ा। मध्य प्रदेश सीमा के सर्वाधिक नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो है धौलपुर, करीब 2-3 किलोमीटर होगा। और सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय एमपी सीमा से है वो है भीलवाड़ा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, सागर में शिवपुरी, इन राजगढ़, इन जिलों की जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है। अब हम चर्चा करते हैं गुजरात से लगने वाली सीमा से। गुजरात से राजस्थान की जो सीमा लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर। गुजरात से राजस्थान की 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। गुजरात सीमा पर जो राजस्थान के जिले हैं उनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, इन जिलों की जो सीमा है वो गुजरात से लगती है। वहीं गुजरात के जिलों की बात करें तो दाहोद है, पंचमल है, बनासकांठा है, साबरकांठा है, इन जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। गुजरात से सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो लगती है उदयपुर जिले की, और गुजरात से सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है बाड़मेर। गुजरात सीमा के सर्वाधिक नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो है डूंगरपुर का, और सर्वाधिक जो दूर जिला मुख्यालय है गुजरात बॉर्डर से वो है बाड़मेर जिला मुख्यालय। तो इस तरह से राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो लगती है। अब राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। वो दो जिले हैं श्री गंगानगर, इनकी सीमा लगती है पाक प्लस पंजाब, और दूसरा जो जिला है वो है बाड़मेर, इसकी लगती है पाक व गुजरात। ये दो जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। इसी प्रकार राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जिनकी 2 राज्यों से सीमा लगती है। वो जिले हैं, पहला जिला है हनुमानगढ़,
ये 4 जिले, हनुमानगढ़ जिसकी पंजाब और हरियाणा से लगती है सीमा, भरतपुर जिसकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से सीमा लगती है, धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से लगती है, और बांसवाड़ा की सीमा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से लगती है। इस तरह से ये 4 जिले हैं जिनकी सीमाएं 2 राज्यों से लगती है। अब राजस्थान में 8 जिले ऐसे हैं जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। उन्हें आंतरिक जिले कहा जाता है। क्या? आंतरिक जिले। आंतरिक जिले। इनमें 3 तो अजमेर संभाग के हैं। अजमेर संभाग के कौन से? अजमेर, नागौर और टोंक। ये 3 जिले तो अजमेर संभाग के, 2 जोधपुर संभाग के। जोधपुर, पाली, एक जयपुर संभाग का है, वो है दौसा। एक कोटा संभाग का है और वह है बूंदी। और एक है वो है उदयपुर संभाग का जिला, वह है राजसमंद। इन 8 जिलों की जो सीमाएं हैं वो न तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसी प्रकार राज्य का पाली एकमात्र ऐसा जिला है जिनकी 8 जिलों से सीमा लगती है, जिसमें 4 है जोधपुर रेंज के हैं। पाली की कितने से लगती है? पाली जिले से 8 जिलों की सीमा लगती है। 8 जिले लगते हैं पाली, जिसमें 4 तो जोधपुर संभाग के हैं। जोधपुर, जालौर, बाड़मेर और सिरोही। दो अजमेर संभाग के हैं, अजमेर और नागौर। और 2 जिले हैं वो उदयपुर संभाग के, राजसमंद और उदयपुर। इस प्रकार पाली जिले के कुल 8 जिलों की सीमा लगती है। तो ये था राजस्थान का क्षेत्रफल, उनका पूर्व पश्चिम विस्तार, उनके जिलों की स्थिति। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्र रहा है, काफी तो देशों से ही बड़ा है, लेकिन 1949 से पूर्व तक राजस्थान का राजस्थान नाम नहीं था। राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। ऋग्वेद काल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 5 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ऋग्वेद में इसमें मरु, धान्वय, मत्स्य, सूरसेन और साल्वे का भी कुछ क्षेत्र था। जांगल देश है, जांगल। ये 5 नाम ऋग्वेद में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 5 नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मरु और धान्वय ये तो दोनों एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ है,
मरु और धानव का शब्द का प्रयोग जोधपुर संभाग के लिए हुआ। जोधपुर संभाग है उसके लिए मरु और धानव शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। मरुस, फिर मरुवार और फिर जोधपुर का नाम मारवाड़ हो। जांगल देश बीकानेर और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसके लिए जांगल देश का इस्तेमाल ऋग्वेद में मिलता है। इस क्षेत्र को जांगल देश कहा जाता था। जांगल देश उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें समी है, खेर है, किकर है, पिल्लू, ऐसे वृक्षों की जो बाहुलता होती थी उनको जांगल कहा जाता था। तो बीकानेर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको जांगल प्रदेश कहा जाता था। यही वजह है कि बीकानेर के जो शासक है उन्होंने जांगलदर बादशाह के उपाधियां धारण की। बीकानेर के राज जो चिन्ह है उस पर आज भी जय जांगलदर बादशाह अंकित मिलता है। जांगलदर पतिसा ये कहलाते थे, वाले जांगल देश के स्वामी होने के कारण इनको ये उपाधियां इन्होंने धारण की। तो इस जांगल देश की राजधानी छतरपुर थी। जिसका वर्तमान में नाम नागौर है। छतरपुर को वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर। इस जांगल देश की राजधानी नागौर थी। जांगल देश के आसपास कुरु या मत्स्य देश होने से कुरु जांगल और मत्स्य जांगल भी उनको कहा जाता था। जांगल देश के आसपास सपादलक्स का क्षेत्र था जहां चौहानों ने शासन किया, जिनकी राजधानी शाकंभरी, वर्तमान क्या बोलते हैं, सांबर, यह शपादलक्स में आता था, जिसकी राजधानी शाकंभरी सांबर था। यहां चौहानों ने शासन किया, इसी कारण से उन्होंने शाकंभरीश्वर जैसी उपाधियां धारण की। कोटा बूंदी का जो क्षेत्र था वो पहले सपादलक्स में ही सम्मिलित था। उस समय इनको कोटा बूंदी वाले क्षेत्र को है कहा जाता है। बाद में इसको हाड़ौती कहा जाने लगा। हाड़ौती हाड़ा शासकों द्वारा शासित होने के कारण बाद में कोटा और बूंदी को हाड़ौती कहा जाने लगा। इसी प्रकार सूरसेन जनपद में भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र था वो सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। और जयपुर, टोंक, कुछ भरतपुर वाला हिस्सा मत्स्य प्रदेश में था। मत्स्य प्रदेश, जिसकी राजधानी बैराट, वर्तमान में क्या नाम है इसका, विराटनगर। विराटनगर थी राजधानी। तो इस तरह से ये क्षेत्र ऋग्वेद काल में इन नामों से जाना जाता था। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता कनिंघम तो ये कहते हैं कि ये जो अलवर का जो क्षेत्र है, जो सालोंपुर था, वो अलवर ही था। अलवर का कुछ हिस्सा सालोंपुर साम्राज्य के अंतर्गत था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वर्तमान में दिल्ली। 327 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उत्तर पश्चिम सीमा में रहने वाले कबीले, जिसमें सीवी, योद्धे, अर्जुनायन, मालव जैसी जातियां राजस्थान की तरफ आई और यहां आके उन्होंने शासन किया। सीवी लोगों ने उदयपुर पर शासन किया, इसी वजह से उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी था। सीवी लोगों ने उदयपुर में शासन किया, इसलिए उदयपुर को सीवी कहा जाता था, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका, जिसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है। यह चित्तौड़ से 11 किलोमीटर
उत्तर में स्थित। वहीं यौध्य जाति ने गंगानगर और उसके आसपास के क्षेत्र में कुषाण शक्ति को समाप्त किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया, इसलिए इस क्षेत्र को यौध्य कहा जाता है। अर्जुनायनों ने पहले भरतपुर के आसपास शासन किया और जब मत्स्य जनपद कमजोर हो गया तो उन्होंने वहां पर शासन स्थापित किया। मालव थे, वो मालवा में जाने से पहले टोंक के आसपास मालवों ने शासन किया, टोंक और उसके आसपास के क्षेत्र पे मालव लोगों ने शासन किया। टोंक के उनियारा से जो 6000 मालव सिक्के मिले हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं। उन सिक्कों पर जय मालवंत जय जय जैसे शब्द हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर मालव साम्राज्य रहा, मालवों ने यहाँ पे शासन किया। उसके बाद में मालव है, यहाँ से मालव प्रदेश मध्य प्रदेश में चले गए थे। तो टोंक और उसका क्षेत्र है वो मालव प्रदेश कहलाता था। इसी प्रकार जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था, उसके आसपास के क्षेत्र को वल और डुग्गल कहा जाता था। जालोर और सिवाना वाला जो क्षेत्र था उसमें गुर्जर जाति द्वारा शासित होने के कारण उसे गुर्जरत्रा कहा जाता था, क्योंकि यहाँ गुर्जर जाति ने शासन किया। सिरोही को अर्बुद प्रदेश कहा जाता था, जिसकी राजधानी सिरोही को क्या कहा जाता था? अर्बुद प्रदेश। जिसकी राजधानी चंद्रावती थी, जहां पर परमार शासकों के अवशेष आज भी मिलते हैं। उदयपुर में बाद में मेव जाति ने शासन किया। मेवाओं का मलेच्छों से लगातार संघर्ष होता रहा था। मलेच्छों को मारने वाला होने के कारण इसे मेथपाट भी कहा गया और बाद में इस क्षेत्र को प्रागटवाट भी कहा जाने लगा, क्योंकि इनका मलेच्छों से लगातार संघर्ष होता था। तो इस मेव जाति द्वारा शासित होने के कारण ही उदयपुर और उसका आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाने लगा। झालाओं द्वारा शासित होने के कारण झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो झालावाड़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांगड़, पांगड़ जो शब्द है वो दो क्षेत्रों का द्योतक है। पांगड़ एक क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, और दूसरा बागड़ शब्द का इस्तेमाल होता है नरड़ माने पिलानी में। ये पिलानी, नौहर, भादरा वाले क्षेत्र के लिए भी बागड़ शब्द का इस्तेमाल हुआ। यही वजह है कि गोगा पीर जो नौर भादरा इस क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता है, उनको भजनों में बागड़ के धनी के नाम से संबोधित किया गया। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र था उसे भी बागड़ कहा। अब हम ये देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों का जो नाम है वो वहां पर प्रचलित भाषा, बोली या शासन करने वाली जातियों के आधार पर प्रचलित रहे। जैसे झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है वो राव सेका और उसके वंशजों द्वारा शासित होने के कारण यह क्षेत्र सेकावाटी कहलाता है। वाटी। इसी प्रकार सातपुरा और नीमका थाना और कोटपुतली कोटली वाला जो क्षेत्र है वो तंवर वंशीय राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण तंवरवाटी या तोरावाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार गागरोन और उसके आसपास के क्षेत्र पर खिंची शासकों द्वारा
शासन किया जाने के कारण वो क्षेत्र खिंचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अजमेर के आसपास मेरों द्वारा शासित होने के कारण इसका जो क्षेत्र है मेरवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भेल जाति की बाहुल्य के कारण भीलवाड़ा ने अपना नाम पाया। जाबाला ऋषि की तपोस्थली होने के कारण पहले जालौर को जाबालीपुर और बाद में स्वर्णगिरी कहा जाने लगा, जिसका उल्लेख चीनी यात्री हेवेनसांग और उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक माला में किया है। इसी प्रकार बाड़मेर को पहले सिरीमाल, भीनमाल और फिर बाड़मेर कहा जाने लगा। हाड़ों द्वारा शासित होने के कारण हाड़ौती ने अपना नाम पाया। तो इस तरह से राजस्थान का जो भिन्न भिन्न जो क्षेत्र थे उनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। अब राजस्थान के कुछ नाम ऐसे हैं जो भौगोलिक आधार पर मिले। ये एक क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन ये दे दें और एक ये भौगोलिक आधार वाला दे दें कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा नाम है वो भौगोलिक आधार पे। तो राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जो जिनों का नाम जो है वो भौगोलिक आधार पर है। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान में 3 शब्द मेरू, मरु और माल, इनका विशेष महत्व है। मरु मरुस्थल के लिए, मेरू पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और माल पठारी क्षेत्र के लिए यूज किया गया। प्रतापगढ़ है, उसका जो क्षेत्र है वो माही नदी के कांठे पर होने के कारण कांठल कहलाया। ये भौगोलिक आधार पर नाम दिया है, कांठल। प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ और उसका आसपास का क्षेत्र माही नदी के कांठे पर होने के कारण इन्हें कांठल कहा जाता है। इसी प्रकार बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक का जो पठारी भाग है वो ऊपरमाल कहलाता था। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इनके पीठ में 56 गांवों का जो समूह है, 56 नदी नालों का समूह है, वो 56 का मैदान कहलाता था। 56 मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार ढूंढ नदी के किनारे आसपास स्थित होने के कारण जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र ने अपना नाम ढूंढाड़ पाया। ढूंढाड़ जो नाम है वो ढूंढ नदी से मिला है, नहीं कि ढूंढाड़ भाषा से। ढूंढ नदी से इन्होंने ये ढूंढाड़ नाम पाया और ढूंढाड़ में बोलने जाने वाली भाषा ने फिर ढूंढाड़ी नाम पाया। इसी प्रकार उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वो गिरवा, जरगा और सहारा पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र जो हमेशा हरा भरा रहता है उन्हें देशहरो कहा जाता है। देशहरो। तो ये जो शब्द हैं ये राजस्थान के भौगोलिक आधार पर प्राप्त शब्द है। तो ये मुख्य क्वेश्चन बनता है। अब जो ये भौगोलिक आधार पर ये जो क्षेत्र है ये भिन्न भिन्न नामों से ये राजस्थान जाना जाता था। इनके लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने इस राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस विशाल क्षेत्र के अधिकांश भाग पे राजपूत शासक थे, वो शासन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनलेस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो लंदन से प्रकाशित हुई थी उसमें सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया।
कर्नल जेम्स टोड को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने राजस्थान के इतिहास को विश्व पटल पर रखा। इससे पहले तक यूनानी सभ्यता और संस्कृति को ही महान माना जाता था। कर्नल जेम्स टोड में पहली शख्सियत थी जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को विश्व पटल पे रखा और राजस्थान के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को यह बता दिया कि राजस्थान की जो सभ्यता और जो संस्कृति है, राजस्थान का जो शौर्य और पराक्रम है, राजस्थान का जो इतिहास है, वो यूनानी सभ्यता और संस्कृति से भी बढ़कर। कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा कि यूनान में तो एक थर्मोपली है, एक मैराथन है और एक लियोनिडास है, जबकि राजस्थान की तो प्रत्येक रणस्थली थर्मोपली मैराथन है और वहां घर घर में लियोनिडास है। इस तरह से कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपली, दिवेर को राजस्थान का मैराथन मैराथन कहा है। तो कर्नल जेम्स टोड प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पर रखा। जब राजस्थान भारत जब स्वतंत्र हुआ तब अनेक रियासतों में, ठिकानों में बंटा हुआ था। राजस्थान 19 रियासतें, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलाकर बनाया गया। क्योंकि ये अध्याय काफी लंबा हो गया है, हम इसका विश्लेषण है वो अलग चैप्टर में करेंगे, क्योंकि वो एक पूरा चैप्टर बनता है। राजस्थान के एकीकरण के चरण कौन से हैं, किस चरण का क्या नाम रखा गया, किस में कमेटी कौन सी बनी, उस कमेटी के सदस्य कौन थे, मंत्रिमंडल बना, उनके सदस्य कौन कौन थे। इस तरह से एक अलग विस्तृत अध्याय है, उसको हम अलग से चर्चा करेंगे। तो राजस्थान 19 देशी रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा से मिलाकर 1 नवंबर 1956 को हमारे सामने जो वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 1956 को न्यायमूर्ति फजल अली आयोग है वो राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था 1953 में, जिसके अन्य सदस्य हरदेनाथ कुंजरू और के एम पणिकर थे और इन्होंने अपनी सिफारिश की थी। हालांकि न्यायमूर्ति फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और उसके तहत 1 नवंबर 1956 को वर्तमान जो राजस्थान हम देख रहे हैं उसका गठन हुआ। राजस्थान में है वो राज्यपाल के पद का सर्जन हुआ, राज प्रमुख के पद की विदाई हुई। महाराजा मान सिंह थे अंतिम राज प्रमुख थे राजस्थान के, जिनको स्पेन में भारत का राजदूत बना के भेज दिया गया। और संपूर्णानंद जी राजस्थान के राज्यपाल के रूप में हमारे सामने आए, राज्यपाल के पद को उन्होंने सुशोभित किया। तो इस तरह से 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। उस समय राजस्थान में 26 जिले और 5 संभाग थे। 26 जिले और 5 संभाग थे। 15 जुलाई 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना। धौलपुर ये भरतपुर का उपखंड था जिसको भरतपुर से अलग करके जिला बनाया गया। इसी प्रकार 1991 में 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले 28, 29, 30 जयपुर से दौसा, कोटा से 12 और उदयपुर से राजसमंद
ये 3 जिले अस्तित्व में आए। 31वां जिला 1994 में हनुमानगढ़, श्री गंगानगर से बनाया गया। 32वां जिला 1997 में करौली, धौलपुर से बनाया गया। और नवीनतम जिला 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़, 33वां जिला बना प्रतापगढ़। ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा के तीनों जिलों के क्षेत्रों से क्षेत्र लेके और प्रतापगढ़ 33वें जिले के रूप में 26 जनवरी 2008 को गठित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 33 जिले हैं। 5 संभाग थे। 87 में अजमेर छठा संभाग बना और जून 2005 में भरतपुर है वो 7वां संभाग बना। संभागीय व्यवस्था को 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने समाप्त कर दिया था, जिसको 1987 में श्री हरदेव जोशी सरकार ने पुनः शुरू किया। तो वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग हैं। इस तरह से अपना राजस्थान वर्तमान रूप में हमारे सामने आया, जो भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न समय में जाना जाता था। अब राजस्थान के भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न समय से इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जैसे जैसे अपन अध्ययन करेंगे उस समय जैसे जैसे प्रसंग आएगा उसमें इनका और विस्तृत उल्लेख किया जाएगा।